तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव है। यही वजह है कि जाटलैंड को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। कल अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं से मुलाकात कर उनकी तकलीफों को जाना और उनके जख्मों पर मरहम लगाकर साधने की कोशिश की। आज अमित शाह कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर हैं और बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद संतों से मुलाकात भी की, घर घर जाकर प्रचार किया। इसके बाद अमित शाह ने प्रबुद्ध लोगों को संबोधित भी किया। अमित शाह के दौरे को लेकर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। लोगों ने फूल बरसाकर अमित शाह का स्वागत किया है। स्वागत की 6 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है, वो आप पहली तस्वीर में देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर उन्होंने संतों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। और तीसरी तस्वीर घर घर जाकर बीजेपी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया है। चौथी तस्वीर में देखिए कैसे फूल की बरसात हुई है, उनका यहां पर वेलकम हुआ है, स्वागत हुआ है, अभिनंदन हुआ है। पांचवी तस्वीर में एक बच्चे को दुलार करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। और छठवीं तस्वीर प्रबुद्ध जनों से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ताकि ये बता सकें कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश के लिए एक बार फिर क्यों जरूरी है। बांके बिहारी की पूजा, संतों से मुलाकात, घर घर प्रचार, फूलों की बरसात, बच्ची को दुलार और प्रबुद्ध जनों से संवाद, उसी की 6 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे थे। और इस दौरान अमित शाह की तरफ से अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा गया है। अखिलेश के समय में माफिया राज था, यह कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने। विपक्षी नेताओं को खासतौर पर अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किया है उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश के समय में प्रदेश में गुंडा राज था, लेकिन हमारी सरकार ने कानून का राज स्थापित किया। आजम खां पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आजम खां पर तो इतने केस हुए कि कानून की धाराएं कम पड़ गई। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश को लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर बोलने का अधिकार तक नहीं है, जबकि योगी सरकार के समय में कानून का राज है। इसके लिए उन्होंने आंकड़े भी सबके सामने रखे। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता, कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है। राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राष्ट्रीय सचिव हैं आरएलडी के। धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धर्मेंद्र यादव जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। अमित शाह का यह कहना है कि अखिलेश यादव को तो कानून व्यवस्था पर सवाल पूछने का अधिकार ही नहीं है। उसी मसले पर आप लोग सत्ता से बाहर गए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द होता है। 30% की कमी हुई। कितने प्रतिशत के? और अपहरण के अंदर जी संवैधानिक पद पर रहते हुए जी धर्मेंद्र जी बोलिए। संवैधानिक पद पर रहते हुए झूठ का प्रचार करते हैं। अमित शाह जी ये भूल गए हैं कि जब पिछली चुनाव 2017 में प्रचार कर रहे थे,
उन्होंने बोला था 14 दिन के अंदर किसानों को गन्ना बकाया का भुगतान कर देंगे। क्या हुआ? आज गन्ना बकाया भुगतान हुआ? नहीं हुआ। बोल रहे थे अगर भुगतान नहीं होगा उसमें ब्याज देंगे, क्या ब्याज दे पाए? नहीं दे पाए। कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको एक आंकड़ा और बता देता हूं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, तो जो कुल आपराधिक मामले दर्ज हुए थे उत्तर प्रदेश में वो 2,37,821 थे। और योगी सरकार में 2017 से लेकर के 22 तक अभी तक यानी कि जो आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं 3,40,170 दर्ज हुए हैं, यानी कि 1 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। दूसरी बात, जहां पर ये फिसड्डी हैं, जहां पर नाकाम हैं, जहां पर कुछ कर नहीं पाए हैं, उसका जिक्र नहीं करते हैं। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश पूरे देश का नंबर 1 प्रदेश है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। किस तरह से किसानों के ऊपर गाड़ी कुचल दी गई, किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला गया, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। माफिया को इनको दूरबीन से दिखाई नहीं देता है। मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, इनको दरअसल है निकट दृष्टि दोष, इसलिए उनको पास की दूर दृष्टि दोष है इनको, इसलिए पास की चीज दिखाई नहीं देती है और ये चश्मा दूसरा लगाते दूरबीन से देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर ये दूरबीन से हटाकर देखेंगे तो इनको अजय मिश्रा टेनी दिखेंगे, धनंजय सिंह क्रिकेट खेलते हुए दिखेंगे, जिसकी पिच तैयार करते हैं योगी आदित्यनाथ और उनके अधिकारी, डीजीपी और एसएसपी पिच तैयार करते हैं, फिर उस पर जाकर वो खेलते हैं। मैं बीजेपी प्रवक्ता से जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंद्रजीत जी के पास जाऊंगा। और रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ज्यादा मुकदमे लिखे गए हैं, यही तो कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार थी तब लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, हमारी सरकार में सुनवाई हो रही है तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उससे पहले इंद्रजीत सिंह जी, आज आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, लेकिन कानून व्यवस्था में क्या वाकई में आपको भी कोई फर्क समझ में नहीं आता है 2017 से पहले और 2017 के बाद? फिर चाहे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, मध्य उत्तर प्रदेश की बात करें, कहीं पर किसी प्रकार का कोई फर्क आपको नजर आता है या नहीं? देखिए भाई साहब, मेरा कहना यह है कि पहली वाली सरकार को सत्ता से हटाया गया, नई सरकार को मैंडेट दिया गया। हमने अपने बच्चों को पहले स्कूल में से निकाल के दूसरे स्कूल में डाला कि उसकी पढ़ाई अच्छी होगी। पहले सेकंड डिवीजन ला रहा था, वो फर्स्ट डिवीजन लाएगा। आपको अच्छे के लिए करा गया था, आप जो ये कर रहे हैं ये तो नैतिक जिम्मेवारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, कोई भी सरकार हो, देश की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, उसके लिए 3 चीजें प्रायोरिटी हैं। आपने कुछ अनोखा नहीं करा है और मैं भी इनकी कमियां निकालने लगूंगा तो अनोखा नहीं करा है, लेकिन करा है, ये आप मान रहे हैं ना? आपने जो जिम्मेदारी, जिस नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है नहीं इस सरकार ने? देखिए, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये निर्वहन करा होता तो उन्नाव जैसे कांड कैसे होते? हमारे जो बिटिया का हालचाल पता करने जयंत चौधरी जी गए थे तो उन पर लाठी क्यों बाजी गई थी? आज जयंत चौधरी जी की तारीफ कर उनको कह रहे हमारे पास आ जाओ। अरे जिस दिन जयंत चौधरी जी में लाठी पड़ी थी, आप उस एरिया के एसएसपी को, आप उस एरिया के एसएचओ को, सीओ को आप सस्पेंड करते। आप कहते हैं कि हमारे समाज का बीच का बच्चा है। आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है इंद्रजीत जी, आपकी राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव नहीं हुआ है। फिर चाहे हम संगठित अपराध की बात करें, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो आप इसको महसूस कर रहे होंगे, खासतौर से अगर हम कैराना की बात करें तो। प्रशांत उमराव, ठीक है, आऊंगा सर मैं आपके पास। धर्मेंद्र जी और इंद्रजीत जी ये कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग अपने चश्मे से देखते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से देखते हैं, इस वजह से आपको अपराधी नजर नहीं आते हैं अपनी सरकार में। आप नाई दसन को देखते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको देखना भूल जाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के कई प्रत्याशी जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, कई लोग जेल से बाहर आकर के बेल पे चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्तार अंसारी, नाहिद हसन और आजम खां जी जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। आजम खां के बेटे एक साल से अधिक समय तक जेल के अंदर थे, अब वो बेल पर आए तब चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे कई इन्होंने दंगाइयों को भी टिकट दिया है, असलम चौधरी को टिकट दिया है, मोहर्रम अली जिसने सहारनपुर में सिखों के गुरुद्वारे पर हमला किया, कई सिखों घायल किया, उसको उन्होंने समाजवादी पार्टी शामिल किया है। तजिंदर वर्ग जिसने 2 निर्दोष ब्राह्मणों शुभम मिश्रा, हरिओम मिश्रा की नृशंस हत्या की, लिंचिंग की, उसको उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल किया है। तो समाजवादी पार्टी का अपराधियों का चरित्र है। और कल मैं आजम खां का जो रिज्यूम सीवी देख रहा था, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था, उनका सीवी इतना बड़ा था, उनके क्या क्या मामले हैं, 8-9 ट्वीट थ्रेड में उनको बताना पड़ा। तो ऐसे ऐसे इनके नगीने इनकी पार्टी भरे हुए हैं। मनोज कुमार पारस जो एक नाबालिग से पॉस्को मामले में रेप में आरोपी है, उसको उन्होंने नगीना से टिकट दिया है। गायत्री प्रजापति जो गैंग रेप का आरोपी है, जिसको कोर्ट ने सजा सुनाई है, उनके परिवार को इन्होंने टिकट दिया। ठीक है, मैं आपकी इन सारी बातों पर दोनों से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले मनोज जी, 2 बातों पर सर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, चूंकि आप तटस्थ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहली बात तो ये सर कि 2017 से पहले और 2017 के बाद लॉ एंड ऑर्डर में आपको क्या कोई बदलाव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है?
और दूसरी बात जो आज का हमारा विषय है कि क्या महाअभियान में, चुनाव प्रचार के महाअभियान में भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से बहुत आगे निकलती हुई दिख रही है क्या? पहले सवाल का जवाब है कि बहुत बदलाव है लॉ एंड ऑर्डर में 2017 से पहले और योगी आदित्यनाथ की 2017 की सरकार के दौरान बहुत बदलाव, बहुत ज्यादा बदलाव है। मतलब पहले वाकई में एक माफिया राज, गुंडा राज बहुत प्रभावशाली था और अब जो है वो बिल्कुल जैसे दवाई देके आप एकदम उसको सप्रेस कर देते हैं ना, जो शरारती तत्व होते हैं, तो वो सप्रेस्ड हैं एक बात। लेकिन इसमें जो है वो बीजेपी को कोई बहुत क्लीन चिट नहीं है, क्योंकि दागी यानी बाहुबली तो सब पार्टी उतारते हैं। तो ये ठीक है, परिवर्तन आया है, ये ठीक है कि पहले बहुत खराब था अब बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी दागी सब उतारते हैं, इसलिए इसमें कोई एक युधिष्ठिर नहीं है। एक बात। दूसरी, अब दूसरा पार्ट क्या था आपके सवाल का कि दूसरा था सर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रही है चुनाव को लेकर, बाकी पार्टियों से आपको आगे नजर आ रही है क्या? देखिए, आगे वो इसलिए हैं क्योंकि वो बेहतर मटेरियल के बने हुए हैं। अब मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का मुकाबला आप राहुल से तो नहीं कर सकते ना, या मायावती से तो नहीं कर सकते ना। तो वो मटेरियल बेहतर हैं, कर्मठ हैं, लगे रहते हैं, काम वो ठीक है। लेकिन जो चुनाव प्रचार में जो उनको फायदा देने वाली बात है, जो वास्तव में उनको एज दे सकती है, मतलब बड़ी चीज दिला सकती है। आखिरी के 50 सेकंड में जल्दी रिएक्शन ले लेते हैं। धर्मेंद्र यादव, आप जो है सियासी समीकरण साधने में जुटे हैं, किसको किसको पार्टी में ज्वाइन करवाया जाए, जातिगत समीकरण कैसे बिठाया जाए, और वो देखिए प्रचार प्रसार में कितना आगे निकल गए। अमित शाह भी मैदान में है, राजनाथ सिंह मैदान में है, योगी आदित्यनाथ मैदान में है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मैदान में है। कहां है अखिलेश यादव जी? अमित शाह जी ने दिल्ली में पर्चा बांटा था गली गली में जाके, आपको याद होगा, और क्या हश्र हुआ था दिल्ली में, ये भी आप लोग जानते होंगे। उसी तरह से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पे रोक रहा हूं, आपकी पार्टी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ गई है। समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट सामने आ गई है। तो समाजवादी पार्टी की एक और लिस्ट इस वक्त सामने आ चुकी है, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहले 159 प्रत्याशियों की एक लिस्ट सामने आई थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और लिस्ट जारी की गई, और अब आप देखिए एक तीसरी लिस्ट भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी कर दी गई है। इसमें प्रमुख सीटें कौन सी हैं, उन सीटों पर पार्टी ने किसको प्रत्याशी बनाया है, एक एक कर वो सभी नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में वरुण चौधरी का नाम है, नईम गुर्जर का नाम है, बाबागंज से गिरजेश को टिकट दिया गया है, वरुण चौधरी को धौरहरा से टिकट दिया गया है, चायल से पूजा पाल को टिकट दिया गया है, इसके अलावा त्रिभुवन दत्त को आलापुर से टिकट दिया गया है, जलालपुर से राकेश पांडे को टिकट दिया गया है, बलरामपुर से जगराम पासवान को टिकट दिया गया है, माता प्रसाद पांडे को भी टिकट दिया गया है, के ओझा को महसी से टिकट दिया गया है। ये वो नाम है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। राम अचल राजभर का भी नाम है इस लिस्ट में, जो पहले बीएसपी में हुआ करते थे, अब वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। अकबरपुर से समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। एसपी यादव को गैसड़ी से टिकट दिया गया है। इसके अलावा के ओझा को महसी से टिकट दिया गया है। फरीद महफूज को रामनगर से प्रत्याशी बनाया गया है। धर्मराज सिंह को बाराबंकी से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। राकेश वर्मा को कुर्सी से प्रत्याशी बनाया गया है। ये बारी बारी से सभी नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। लालजी वर्मा कटेरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। एसपी यादव गैसड़ी से हैं। त्रिभुवन दत्त आलापुर से हैं। राकेश पांडे जलालपुर से हैं। विजय कुमार को कपिलवस्तु से टिकट दिया गया है। माता प्रसाद पांडे को इटावा से टिकट दिया गया है। के ओझा को महसी से टिकट दिया गया है। ये वो प्रमुख नाम हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। बारी बारी से ये सारे नाम आपके सामने होंगे और आपको पता चल जाएगा कि किसको टिकट मिला है और किसका टिकट समाजवादी पार्टी की तरफ से काटा गया है। धर्मेंद्र यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, एक एक करके सभी लिस्ट सामने आती जा रही है। क्या कुछ ऐसे नाम भी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता के तौर पर आपको चौंका रहे हैं, या फिर जो अपेक्षित था वही नाम लिस्ट में शामिल है? देखिए, सामाजिक न्याय करने वाले जितने भी नाम हैं वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरह हमें समाजवादी पार्टी चौंकाते नहीं हैं। हम हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों के ध्यान में रखते हुए इस तरह से लोगों को मौका दिया जाता है कि गरीब से गरीब आदमी भी चुनाव लड़ सके और उसके बाद सामाजिक रूप से पिछड़ा भी आदमी चुनाव लड़ सके। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर क्षेत्र के लोग और हर तरह के प्रतिष्ठित लोगों को मौका मिला है। तो ये समाजवादी पार्टी की परंपरा पहले से रही है और आगे भी यही परंपरा चलती चली आएगी। इंद्रजीत जी,
आरएलडी को जितनी सीटें मिलनी चाहिए थी सब मिल गई, अब कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति तो नहीं है? जैसे मथुरा की मार्च सीट को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति थी, लेकिन अब वो भी साफ हो गई है। तो अभी जो लिस्ट आ रही है, आपको लग रहा है कि सारे जिताऊ प्रत्याशी हैं वो 400 वाला लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे? प्रत्याशी किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए जब रणभूमि में जाता है तो उसको पहले दिन पता होता है कि मेन जो 4 पार्टी हैं, उन 4 पार्टियों में से चारों कैंडिडेट तो आएंगे निर्दलीय और छोटी पार्टियों के अलावा, लेकिन उनमें से 3 हारेंगे और 1 जीतेगा। लेकिन जीतने हर आदमी अपने को जीता मानता है और साम दंड भेद जितनी उसमें क्षमता है वो अपने सारे क्षमताओं को यूज करता है। हम पहले दिन हार मानने वालों में से नहीं है, हम पूरे संघर्ष में हैं। अपने में मैनिफेस्टो को लेकर जयंत चौधरी जी ने सबसे पहले, ये इतिहास है, सबसे पहला मैनिफेस्टो अपना जारी करा था और उन्होंने हर पहलू को छूने का काम करा था। जो लोग वंचित रह गए हैं पिछले 5 साल में, उनको छुआ है। उन्होंने पुलिस की बात भी करी, पुलिस भर्ती की भी बात करी है, उन्होंने खेल कूद को लेकर भी बात करी है, उन्होंने किसानों की भी बात करी है, उन्होंने मजदूरी की भी बात करी है। हर उस पहलू को छूने का काम करा है जिससे लोग वंचित रहे। मनोज जी, लग रहा है आपको इस लिस्ट को देखने के बाद, पहले 159 नामों की लिस्ट आई थी, फिर 39 की आई, फिर 30 की आई, लग रहा है कि वो सारे समीकरण समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव साध ले रहे हैं जिसके जरिए सत्ता तक पहुंचा जा सके और 22 में बाइसिकल की वापसी हो पाए? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा था उसमें एक कितना मखमली कटाक्ष था कि क्या यही वो प्रत्याशी हैं जो कि 400 सीट दिला पाएंगे आपको। अब देखिए, 403 में 400 सीट का दावा करना अपने आप में एक जोक ही है। सब जानते हैं कि आज तक किसी की अभी इतनी सीट आती नहीं है, ना आ सकती है। 3 हारेंगे 1 जीतेंगे तो मतलब आप ही जीतेंगे। तो ऐसे तो हर आदमी 403, मतलब 403 में आप 408 जीत जाइए। नहीं, इसके पीछे तर्क हो सकता है ना सर कि सपने बड़े देखेंगे तभी तो कुछ हद तक पूरे होंगे। लेकिन मतलब बड़े में भी देखिए, कोई आदमी इतना बड़ा सपना नहीं देखता ना कि चांद पे लैंडिंग का सपना देखता है, सूरज पे लैंडिंग का सपना नहीं देखता है ना। मतलब इलॉजिकल बात नहीं करता है। धर्मेंद्र जी, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? धर्मेंद्र जी, आपको अगर आवाज मिल पा रही हो। जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हैं इस समय देश के, वो कहते हैं कि ठीक है, आवाज मिल रही है? आवाज मेरी जा रही है अमित जी? आपकी आवाज आ रही है, कहिए अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी की जो इलॉजिकल बातें हैं उस पर एक बार बोलने की अगर हिम्मत भारतीय जनता पार्टी की इलॉजिकल बात पर अगर एक बार बोल सके जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं 15 लाख रुपए हम खाते में देंगे, बोलते तो जुमला है, हमें इसे कोई लेना देना नहीं है। और देश के गृह राज्य मंत्री का बेटा अगर किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा दे, किसानों को टायर के नीचे कुचल दे, उस पर एक बातें बोल दे तो बहुत अच्छी बात होगी। देश के कानून व्यवस्था के बारे में बोले तो बहुत अच्छी बात होगी। सीमा सुरक्षा के बारे में बोले तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर महंगाई इस देश की समस्या ना हो उस पर ये बोले तो बहुत अच्छी बात होगी। इनको तो कोई चीज दिखती नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के चश्मा लगा के चाहे वरिष्ठ पत्रकार बन जाएं, चाहे चुनाव राजनीतिक विश्लेषक बन जाएं, ये बड़ी दिक्कत है। एक ही लाइन है। तो आज लोग आपके मन के मुताबिक बात करें वो तो तटस्थ है, और जहां थोड़ी सी कड़वी बात बोल दी जाए तो आपको बुरा लग जाए। भाई, वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि सपना चांद पर उतरने का देखा जाए तो ठीक है, लेकिन सूर्य पर उतरने का अगर आप सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब है ना कि आप कोरी कल्पना कर रहे हैं। मोदी आंखों से सपना दे। भाई, 400 सीट आप प्रैक्टिकली बताइए, धर्मेंद्र जी प्राप्त कर लेंगे क्या? कल्पना होगी बहुत बढ़िया। एक लाइन, दुनिया में किसी की 403 में 400 सीट आई है दुनिया में आज तक लॉजिकली में फर्क होता है अमित जी। दुनिया में प्रैक्टिकली और लॉजिकली में फर्क होता है। दिल्ली में 70 में से 67 सीट कोई पार्टी जीतेगी, कोई सोच सकता था? मुझे बताइए आप। दिल्ली में 70 में से 67 सीट कोई जीत सकती पार्टी, ये सोच सकता है कोई? ये सोच सकते हैं जो बैठे हुए हैं यहाँ पे? इनसे प्रशांत उमराव जी वो कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 70 में 67 जीत ली और हमने 403 में 400 का सपना देख लिया तो क्या गलत कर दिया? प्रशांत उमराव। अमित जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं का लगातार ये एरोगेंस दिख रहा है और अखिलेश जी लगातार फ्रस्ट्रेशन में पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं और जो भी पत्रकार इनसे कोई कड़ा सवाल पूछ लेता है उनको तो बायस्ड बता देते हैं, भाजपा का बता देते हैं। और हमारे नेता तो 18 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं। ये कल एक चैनल में देख रहा था, 1.5 घंटे बैठे, बोले मैं थक गया हूं, मैं नहीं बैठ पाऊंगा। आज एक और आधे घंटे चैनल में बैठे, राष्ट्रीय चैनल में, बोले नहीं अब तो मैं आधे घंटे से अधिक नहीं बैठ पाऊंगा। तो लगातार इनका एरोगेंस दिख रहा है। और ये तो जब 400 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़े थे, 400 सीटें जीतेंगे कहां से? और जैसे जैसे इनकी लिस्ट घोषित होती जा रही है, इनकी पार्टी में लगातार आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है। इनके नेता छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आप ये सोचिए कभी आज तक हुआ कि आपको टिकट मिले और आप पार्टी छोड़ के चले जाएं?
इनके 3 प्रत्याशियों के साथ ऐसा हुआ है कि सपा ने उनका टिकट घोषित किया और वो पार्टी छोड़ के अगले दिन चले गए। तो इनकी पार्टी में भगदड़ की स्थिति है, लगातार ये पार्टी में अप्रोच जा रहा है। जैसे जैसे तीसरे चौथे पांचवें पेज के टिकट घोषित करेंगे, इनकी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ करके जाएंगे। ठीक है, तो 56 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। एक बार जल्दी से मैं जो इसमें प्रमुख नाम है वो बता दूं। विनय तिवारी को चिल्लूपार से टिकट दिया गया है, ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी को पत्थरदेवा से दिया गया है, गजाला लारी को रामपुर खाना से दिया गया है, इसके अलावा गोपालपुर से नफीस अहमद को दिया गया है, आजमगढ़ से दुर्गा प्रसाद यादव को दिया गया है और दीदारगंज से कमलाकांत राजभर को दिया गया है। दारा सिंह चौहान का नाम भी इसमें शामिल है, जिनको घोसी से प्रत्याशी बनाया गया है। राम गोविंद चौधरी को बांसडीह से टिकट दिया गया है, बाबा दुबे को बदलापुर से टिकट दिया गया है, इसके अलावा मल्हनी से लकी यादव को टिकट दिया गया है, जंगीपुर से वीरेंद्र यादव को टिकट दिया गया है, सकलडीह से प्रभुनाथ को टिकट दिया गया है और ओबरा से सुनील सिंह गौड़ को टिकट दिया गया है। वो नाम है जो हम बारी बारी से आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा इसमें संग्राम सिंह का भी नाम सामने आया है, जिनको कि फेफना से टिकट दिया गया है। धर्मेंद्र यादव, एक सवाल हर किसी के मन में ये है कि समाजवादी पार्टी की तीसरी लिस्ट सामने आ चुकी है, लेकिन अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सामने नहीं आया है। तो क्या बात हुई है? टिकट उनको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है? असमंजस की स्थिति है क्या अभी? नहीं अमित जी, ऐसा है कि ये लिस्ट अभी मैंने देखी नहीं है, पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि जो भी बातचीत हुई होगी वो सार्वजनिक कर दी जाएगी, मीडिया के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। अभी मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं जिसको मैं आपसे साझा कर सकूं। नहीं, जाहिर सी बात है कि ये बहुत शीर्ष नेतृत्व के बीच में बातचीत हुई होगी, लेकिन चूंकि आरपीएन सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, पडरौना से उनकी भी सियासत है और स्वामी प्रसाद मौर्य की भी सियासत पडरौना से ही है। इस वजह से हर किसी के मन में सवाल है इंद्रजीत जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य की क्या भूमिका 2022 में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में रहने वाली है? बीजेपी ने आज की तारीख में एक बहुत बड़ा झोला सिलवाया हुआ है। वो झोला दोनों तरफ से खुला हुआ है। एक तरफ से पकड़ पकड़ के झोले में डाले जा रहे हैं, पीछे से आदमी निकला जा रहा है। इनके पास अपने पास कैंडिडेट नहीं है। इन्होंने बंगाल में भी यही करा, पकड़ पकड़ के कैंडिडेट लड़वाए। इतने बताओ, 5 साल सरकार, 7 साल केंद्र में और 5 साल यूपी में सरकार चलाने के बाद इनको दूसरे दलों पे निगाह है और दूसरे दलों की लिस्ट पे निगाह है, कौन सा क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है। तो इनका झोला फटा हुआ है, आगे से डाल रहे हैं, पीछे से निकल रहा है। तो आप इसका आकलन खुद ही कर सकते हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं, मुझे बहुत सारा कहने की जरूरत नहीं। अरे भाई, इतना बड़ी सरकार, इतने बड़े मैंडेट की सरकार, आपके पास प्रत्याशी नहीं है कि आपके दूसरों के घर में घुस के आप दूसरों के परिवार के सदस्य में आपको लड़ना पड़ रहा है। अगर आप मीडिया के ऊपर यह अवलोकन करने वाली बात छोड़ रहे हैं तो फिर झोला तो सभी का फटा हुआ है ना। जिस स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि योगी सरकार में मंत्री रहे, आप 5 साल तक कोसते रहे, आप कहते रहे कि सरकार जो है काम नहीं कर रही है दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। आज उन्हीं को आप अपनी पार्टी में लेकर आए हैं, तो पिछड़े आपसे सवाल करेंगे ना कि जो श्रम मंत्री थे, जब वो श्रम मंत्री रहते हुए काम नहीं कर पाए तो आपकी पार्टी में आकर क्या काम करेंगे? ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना इंद्रजीत जी। अमित जी, जब मेरा सवेरे लड़का मेरे से घर से कहे कि पापा मेरे लिए सुबह सुबह ये चीजें शाम को आओगे लेते आना, और शाम को एक मीठा सा लॉलीपॉप मैं रोज लेकर चला जाऊं और उसको चटा दूं, तो चाटता ही रहेगा, वो तो इंतजार ही करता रहेगा। अब मुझे बढ़िया वाला खाना मिल रहा है, आज मुझे पापा बढ़िया रेस्टोरेंट में लेके जाएंगे, आज बढ़िया पार्क में घुमाएंगे, और पता तब लगा कि 5 साल बीत गए, मैं वही का वही खड़ा हूं। 5 साल लग गए स्वामी प्रसाद मौर्य को समझने में कि उनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मनोज जी, ये बात क्या आम जनमानस के समझ में आ पाएगी क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 साल तक ये समझने में ये लग गया कि सरकार उनको लॉलीपॉप दे रही है, उनकी सुनी नहीं जा रही है और पिछड़ों की उपेक्षा हो रही है? एक कवि थे दुष्यंत कुमार, इमरजेंसी के दौरान उनका बहुत नाम था। उन्होंने एक 2 लाइन की कविता लिखी, आपको सुना देता हूं। कैसे कैसे मंजर अब आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। वो सलीबों के, सलीब मतलब क्रॉस जो होता है, वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। तो आप जब इस पार्टी में हैं तो आप एक भाषा बोल रहे हैं, आप दूसरी पार्टी में गए तो आप दूसरी भाषा बोल रहे हैं। जिस पार्टी में आप गए वो पहले आपके बारे में एक भाषा बोल रहे थे, अब आप उनकी पार्टी में हैं तो आप दूसरी भाषा बोल रहे हैं। इस बात की वैल्यू क्या है? धर्मेंद्र जी, सवाल यही खड़ा हो रहा है, लोगों के मन में सवाल है। मतलब लोग, आप खुद भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, लोग किस तरीके से इस पर मजाक उड़ा रहे हैं, चुटकुले लिख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को 5 साल लग गए समझने में कि सरकार पिछड़ों की विरोधी है
और अब वो समाजवादी पार्टी में जाकर कह रहे हैं कि जो मैं सरकार में रहकर नहीं कर पाया, अब मैं समाजवादी पार्टी में आकर कर दूंगा। अमित जी, लोकतंत्र में 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो अगर वो 5 साल के पहले भी आते तो भी लोगों के लिए क्या कर लेते, मुझे बताइए। इसलिए जब चुनाव का समय आया उससे पहले वो आ गए। उनको पता चला कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, दलितों के साथ अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, किसानों के साथ अन्याय हुआ, नौजवानों के साथ अन्याय हुआ। वो उनको देखा नहीं गया। उन्होंने अपना लगातार प्रयास किया, उन्होंने बताया, मैंने शीर्ष नेतृत्व को बताया। तो इन सब बातों में थोड़ा समय नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए अमित शाह जी को बताया कि भाई ऐसी गड़बड़ हो रही है, तो बोलेंगे चलो हम ठीक कर लेंगे। तो उतना समय तो आदमी इंतजार करेगा। जैसे कोई दवाई लेता है, आदमी बोलते भाई 15 दिन बाद आना, तो 15 दिन के पहले जाना भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपना पूरा प्रयास कर लिया, अंतिम प्रयास तक वो देखते रहे कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो अंतिम आस जब उनकी टूट गई कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में किसी पिछड़े के साथ न्याय नहीं कर सकती है, दलित के साथ न्याय नहीं कर सकती है, महिला के साथ न्याय नहीं कर सकती है, बेटी के साथ न्याय नहीं कर सकती है, नौजवानों के साथ न्याय नहीं कर सकती है, यहां तक जब किसान को टायर के नीचे कुचल दिया, फिर इसके बाद अगर आदमी की मानसिकता नहीं बदलेगी तो फिर कब बदलेगी। तो उनको लगा कि अब यहां से जाना ही ठीक है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद के लिए मुबारकबाद कि लोग इसको आसानी से समझ जाएंगे कि 5 साल लग गए उनको ये बात समझने में। अगर आप ये उम्मीद पाले हुए तो इसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन प्रशांत उमराव, में एक टीवी चैनल पर स्वामी प्रसाद मौर्य का इंटरव्यू देख रहा था, वो तो आपकी सरकार का ही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनसे सवाल किया गया कि आप खुद भी तो मंत्री थे, आपने क्या किया? तब उन्होंने कहा कि जो 2017 से पहले नहीं हुआ था वो 2017 के बाद करके दिखाया इस सरकार ने और हमारे विभाग ने करके दिखाया। तो कुल मिलाकर वो एक बात का तो प्रचार कर रहे हैं कि जिस विभाग के वो मंत्री थे उस विभाग ने काम किया है। तो आपके लिए तो अच्छी बात है ये। देखिए अमित जी, सच्चाई छिप नहीं सकती। सांसद मौर्य जी ने बता दिया कि हमारी सरकार ने रोजगार देने का काम किया, उन्होंने आंकड़े भी प्रस्तुत कर दिए। और अभी लॉलीपॉप की बात हुई, लॉलीपॉप तो अखिलेश जी ने अपने चाचा शिवपाल जी को दे दिया, सांसद मौर्य जी को दे दी, उनके बेटी को टिकट नहीं मिला, राजभर जी को भी दे रहे हैं। चाचा को इन्होंने धोखा देकर केवल एक सीट पे निपटा दिया, एक सीट तो ऐसे निर्दलीय भी जीत जाएंगे। सांसद मौर्य के बेटे का टिकट दिया। अब ये सब लोग सुरक्षित सीटें खोज रहे हैं। राजभर जी अपनी जोरावर सीट पे जा नहीं पा रहे, लखनऊ में बैठे हुए हैं। सांसद मौर्य जी की हिम्मत नहीं पड़ी पड़ोना में, ये सब सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। अखिलेश जी पहले बोले हम आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे, वहां जनमत कराएंगे, फिर उसके बाद बोले नहीं वहां लोगों ने हमें चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया है, अब हम मैनपुरी की सुरक्षित सीट से लड़ेंगे। कराए से जो यादव बहुत सीट है, यादव जी वहां से 4 बार के विधायक हैं। तो ये समाजवादी पार्टी बिहार है, जो बड़े बड़े नेता जो है अपनी सीटें नहीं देख पा रहे हैं, तो ये सोचते हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, 200 सीटें लाएंगे। ये जनता सब चीजें समझ रही है। ठीक है मनोज जी, आपने समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट भी देखी होगी, दूसरी भी और तीसरी भी अब सामने आ गई है। इसमें एक बात तो बिल्कुल साफ समझ में आ रही है कि अखिलेश यादव ने गैर यादवों को बहुत ज़्यादा टिकट दिया है। हर वर्ग से टिकट दिया उन्होंने, ब्राह्मणों को भी दिया है, क्षत्रिय को भी दिया है, वैश्य को भी दिया है, और गैर यादव बहुत सारे नाम इसमें नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि 2017 में जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी ने बिठाया था, छोटे दलों को साथ लाकर, सभी जातियों को साथ कर, वही समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से? हाँ, देखिए इसमें एक चीज जो मैं समझ पा रहा हूं, मतलब जो मेरा अपना आकलन है, मुझे नहीं पता कि अखिलेश यादव के मन में क्या चल रहा है। यादव एज अ कास्ट अखिलेश के पीछे सॉलिडली खड़े हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह कि उनको मालूम है कि अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो यादव कास्ट के लोगों का बहुत फायदा होता है, नौकरियों में फायदा होता है, जमीनों के कब्जों में फायदा हो जाता है, मतलब बहुत सारे फायदे हो जाते हैं यादवों को। एक यादव अगर एसएचओ है, थानेदार है, तो एसएसपी की हिम्मत नहीं होती है कि उसको कुछ सख्त कह दे, क्योंकि पता नहीं भैया मैनपुरी इटावा में क्या रिश्ता नाता हो इनका। तो यादवों की तूती बोलती है समाजवादी पार्टी की। तो यादव एज अ कास्ट खुश है कि भाई हमें टिकट भी नहीं मिले तो भी अगर सरकार हमारी बनती है तो बाकी तो हम अपना कर लेंगे। ऐसे ही क्या धर्मेंद्र यादव जी कि आप सभी को लग रहा है कि ठीक है हमारी पार्टी तो है ही, अखिलेश भैया हमारे बारे में तो सोचते ही हैं, सरकार बननी चाहिए, भले सबको साथ कर बने, तो दिक्कत क्या है? देखिए ऐसा है कि सामाजिक न्याय सबको साधने की बात नहीं, सबको रिप्रेजेंटेशन देने की बात है। जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, ये भागीदारी की बात है, कोई साथ वाली बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, इनको बहुत जल्दी ये दिखाई दे गया कि यादव सरकार बनेगी तो यादव ये करते हैं। एक बार अगर ये बोल देते अपने मुंह से कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 22 जिलों के जिलाधिकारी ठाकुर जाति के हैं, क्या योगी आदित्यनाथ ठाकुर नहीं है? वो ठाकुर बात नहीं कर रहे, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। मुझे इसी बात से आपत्ति होती है कि जो पत्रकार बैठते हैं, वरिष्ठ पत्रकार या फिर जो राजनीतिक विश्लेषक बैठते हैं, उनको क्या एक ही पार्टी दिखाई देती है? क्या समाजवादी पार्टी को ही बोलना होता है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो चीजें होती है उसको नहीं बोल सकते?
21 एसएसपी पूरे उत्तर प्रदेश में ठाकुर जाति के, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। डीजीपी से लेकर के थानेदार तक 1550 थानों में 1400 थानों में ठाकुर थानेदार हैं, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। अभी बाधा कृषि विश्वविद्यालय में भर्तियां हुई, 15 भर्तियों में से 11 ठाकुर को भर दिया गया, उसके बारे में नहीं बोलते हैं। अभी जो 30 विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालय हैं, उनमें वाइस चांसलर की नियुक्ति हुई है, उसमें 90% लोग सवर्ण के लोग हैं, उसके बारे में इनको नहीं दिखाई देता है। तो जातिवादी लोग को जातिवाद दिखाई नहीं देता है, जो इनकी पीढ़ीवाद है वो परिवारवाद के उसे ढकने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा ये होगा, डिबेट एक सही लाइन में तब जाएगा जब हमारे राजनीतिक विश्लेषक या फिर वरिष्ठ पत्रकार कम से कम दोनों तीनों पार्टियों के पक्ष को तो रखें कम से कम। ऐसा नहीं एक पार्टी के पीछे लगे हुए, एक पार्टी के पीछे लगे हुए। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपके लिए धर्मेंद्र यादव जी कहना चाहूंगा, जितनी तैयारी आपकी नजर आ रही इतनी स्वामी प्रसाद मौर्य की नजर नहीं आती। तो मुझे लगता है कि अगर आपको उनकी जगह पर टिकट दे दिया जाए तो आप ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे कि समाजवादी पार्टी क्या उपलब्धियां हैं और सरकार क्या नहीं कर पाई है। मनोज जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं इंद्रजीत जी के पास जाऊंगा। हाँ, ये बड़ा मतलब ये आपने केवल इन्हीं को नहीं खुश कर दिया, बल्कि आपने अखिलेश यादव को भी एक मैसेज दे दिया है। हो सकता है आपको सुन रहे हो और हो सकता है अपनी कोई राय बना ले। नहीं, वो जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि मतलब अगर जातियों की बात है तो इस सरकार में भी तो जाति विशेष को तवज्जो दी जा रही है। मनोज जी अगर आप इस पर जवाब देना चाहें, उसके बाद मैं इंद्रजीत जी के पास जाऊंगा। जी हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि बाकी पार्टियां ये नहीं करती हैं। मैंने कब कहा ये? आपका एक स्पेसिफिक सवाल था कि यादवों को कम टिकट दिए जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि यादव निश्चिंत हैं कि हमको कम टिकट भी दे दीजिए तो भी सरकार हमारी आएगी तो हमको कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, नौकरियों में मिल जाएगा, जमीनों में मिल जाएगा और चीजों में मिल जाएगा। तो कॉम्पेंसेशन जब मिल ही जाएगा तो घबराने की क्या बात है भाई, हमारी अपनी सरकार बन रही है। और आपने देखा है यादवों की भर्ती ज्यादा हुई है, आपने देखा है। आपका सवाल केवल इस पे था तो मैंने उसका जवाब दे दिया। अब मैंने बाकी सारे सवाल जो पूछे नहीं गए उनका जवाब नहीं दिया, ये तो एक इल्जाम ही बेबुनियाद है ना। इंद्रजीत सिंह जी, जो भरोसा अखिलेश यादव को यादव वोट बैंक पर है, क्या वही भरोसा आरएलडी को अपने जाट वोट बैंक पर भी है क्या? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हाल फिलहाल में सक्रिय हुई है जाट वोट बैंक को साधने को लेकर, फिर चाहे अमित शाह दिल्ली में उनसे मुलाकात करते हों, कैराना में जाते हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सभी बड़े चेहरे जाट प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हों, जाट वोटर्स के बीच में जा रहे हों, आपको लग रहा है कि वो पकड़ आपकी ढीली हो रही है, या फिर किसान आंदोलन के बाद जो पकड़ आपने बनाई थी और जो भरोसा आपके भीतर ये जगह था कि जाट वोट बैंक हमारा है, वो अभी भी कायम है? देखिए अमित जी, हम किसी जाति और बिरादर की बात करना नहीं सीख रहे, हम सम्मिलित 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं। किसानी 36 बिरादरी करती है। आप बार बार जाट 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 भी तो हिंदू है और हमारा तुम्हारा बीच के तो साथी है, सिख भी तो जाट होते हैं। अब मेरे को ये कुछ भी अलग अलग मान दो। जब बच्चा पैदा होता है, वो एक इंसान पैदा होता है, वो किसी घर में जिस शिष्टाचार में जिस धर्म में पैदा होता है उसको अपना लिया जाता है। यादव, गुर्जर और जाट ये सब समाज का हिस्सा। 36 बिरादरी किसानी करती है। किसान इनसे विरोध में है, किसान दुखी है। किसान 14 महीने पड़ा रहा, उसके आंसू पहुंचने के लिए अमित शाह जी 4 किलोमीटर पे नहीं गए। अब मथुरा जा रहे हैं, दिल्ली मीटिंग कर रहे हैं। चुनाव यूपी में, मीटिंग दिल्ली में हो रही है। इन्होंने 2017 में भी सर छोटू राम जी के नाती है, वर्मा जी सांसद रहे, उनके 2017 में बात करी थी कि हम आरक्षण में बात चल रहे हैं और आरक्षण करेंगे। अब 2022 आ गया, 5 साल में क्या करा इन्होंने आरक्षण को लेकर? आप जितनी मर्जी मीटिंग कर ले, लोग जयंत चौधरी की लाठी को भूलने वाले नहीं है। आपके छलावे में अब छले जाने वाले नहीं है। सभी बिरादरी, जो यादव हो, गुर्जर हो, सिख हो, ब्राह्मण हो, सभी जाति इस्तेम अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ है। वो उनको सम्मान देना चाहते हैं, उनकी लाठी का आवाज लेना चाहते हैं। मैं आपके सवाल को फ्रेम करके प्रशांत उमराव से सवाल कर लेता हूं। प्रशांत उमराव, उनका ये कहना है कि जब आप सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं तो फिर अलग अलग जातियों को, अलग अलग समुदायों को साधने की कोशिश क्यों करते हैं? जाटों के साथ अलग से संवाद क्यों? समायोजित करके सबको साथ लेकर के चलती है और हमको सबको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देने का काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज से जाट समाज के साथ नहीं खड़ी है। 2013 में जब जाटों का निसंहार हुआ, जाटों की बहन बेटियां छेड़ी जा रही थी, जाट भाइयों के सचिन मलिक और गौरव मलिक की मुसलमानों द्वारा नस्ल हत्या की गई, उनके साथ आरोपियों को आजम खान के इशारे पर छोड़ा गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी थी।
जब जाटों पर हमले हो रहे थे तो हमारे नेता संजीव बालियान, सुरेश राणा, संगीत सोम उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, उनके मुकदमे उन्होंने झेले और लड़ाई लड़ी। और समाजवादी पार्टी ने जिन जाट युवाओं पर, सैकड़ों जाट युवाओं पर मुकदमे लाद करके 302, 307 के मुकदमे लाद करके उनको जेल के अंदर डाला, उनका करियर बर्बाद किया। भारतीय जनता पार्टी 2017 में शासन में आई तो सारे जाट युवाओं से मुकदमे वापस लेने का काम किया है। हम उनके सम्मान के लिए सदैव से लड़े थे, और जो लोग उनके जाटों के सब उनके हितैषी बनने का दावा कर रहे हैं, अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे अपने वोट बैंक। आप ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रही है, और भले इंद्रजीत सिंह जी ये कह रहे हो कि जातियों में मत बांटिए, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को अगर जाति से इतर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कल्पना मात्र हो सकती है, क्योंकि अगर जातियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो जातिगत समीकरण भी विधानसभा चुनाव में नहीं बिठाए जाते, या किसी भी चुनाव में। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप सभी लोग बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। एक छोटा सा ब्रेक।